आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू परिवार के भीतर की खटास खुलकर सामने आ गई है। आरजेडी की करारी चुनावी हार के बाद अब पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आरजेडी विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर ही रहा है और उधर उसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने पारिवारिक रिश्ते भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। ये वही कदम है जो संजय यादव और रमीज ने मुझसे उठाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी मैं ले रही हूं। उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया है। रोहिणी ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। जब तुम संजय और रमीज का नाम लोगे तो नाम लेने भर पर अपमान होता है, गाली मिलती है, चप्पल भी उठती है। रोहिणी की इन बातों में बड़े गंभीर आरोप हैं। रोहिणी के बयान से साफ नजर आ रहा है कि वो अपने परिवार से कितनी ज्यादा आहत है और कैसे आहत होने के बाद उन्होंने फैसला लिया। रोहिणी ने कहा है कि पार्टी में तेजस्वी के करीबी लोगों का इतना ज्यादा दबदबा है कि सवाल पूछने वाले डरते हैं। इन सब से ये तो साफ हो गया है कि पार्टी के अंदर सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि पारिवारिक और रणनीतिक संकट भी खड़ा हुआ है। और इसी संकट के बीच में रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के साथ साथ परिवार से भी नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। अब ये फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य, चूंकि वोटिंग वाले दिन सब परिवार वाले साथ में नजर आए थे, रोहिणी आचार्य पिता लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट करते हुए, साथ देते हुए, उन्हें सहारा देते हुए वोटिंग करने के लिए भी पहुंची थी। लेकिन अब रोहिणी का इस तरीके से पार्टी और परिवार से नाता तोड़ लेना ये तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। रत्नेश मिश्रा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर। सैफ खान मेरे साथ में कांग्रेस के नेता के तौर पर जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी रंजन मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सैफ खान जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। हालांकि आरजेडी की तरफ से अगर मेहमान जुड़े होते तो उनसे भी ये सीधा सवाल होता, लेकिन चूंकि आप साथ में है महागठबंधन में, ऐसा क्या हो गया कि परिवार भी टूटा और राजनीति से भी संन्यास लेने का फैसला रोहिणी आचार्य ने कर लिया? इससे पहले तेज प्रताप यादव का अलग होना पहले ही आरजेडी और परिवार को डेंट दे चुका है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है रचना जी। ऐसी जो चीजें देखने में आई हैं वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती इस मैटर को। और ये एक जाहिरी एक पर्सनल मैटर, एक फैमिली मैटर भी हो सकता है, क्योंकि जैसे लालू जी की फैमिली में पहले तेज प्रताप जी के साथ में जो ऐसी शिकायतें सामने आई और जब अब जो है उनकी बेटी के साथ में ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं सवाल जो है ये जरूर खड़ा करता है। जबकि खुद रोहिणी जी, बल्कि बड़ी बड़ी एक चौंकाने वाली बात ही होती है कि रोहिणी जी एक अच्छी तरीके से जानती हैं कि ये चुनाव जो था ये मैनिपुलेटेड चुनाव था। 65 से 80 लाख वोटर्स के पहले नाम काट दिए जाते हैं, फिर कुछ लाखों में जो है वोटर्स के नाम जो है जोड़ दिए जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है। हम आकलन लगातार जो है अभी कर ही रहे हैं। 17C जो है वोटर लिस्ट और वोटर लिस्ट की आकलन कर रहे हैं हम। यही सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं, सभी जितने भी ओपोजिशन पार्टीज हैं इस वक्त जो है लगातार इसको आकलन कर रही हैं, देख रही हैं। और बहुत सारे ऐसे बयान जो है पहले भी आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आ चुके हैं। संजय सिंह जी ने भी 3 महीने पहले ही ये बयान दे दिया था कि ये मैनिपुलेटेड है। ये सब जो है एक दिखावा है, एक तरीके का। इलेक्शन कमीशन, ये तो बार बार कहा जा रहा है, चुनाव हाईजैक हो गया, वोट चोरी हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये सब तो हमने ऑपोजिशन लीडर से सुना है। मैं ये पूछ रही हूँ कि चुनाव के नतीजे जो भी रहे, ये लालू प्रसाद यादव के लिए, आरजेडी के लिए बहुत ज्यादा खराब नतीजे रहे, लेकिन राजनीति छोड़ना समझ में आता है, परिवार को छोड़ देना इसकी नौबत क्यों आ गई? और क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने इस पर ऐतराज नहीं किया होगा, मनाने की कोशिश नहीं की होगी? परिवार का बिखरना तो बहुत बड़ी बात है ना। पहले तेज प्रताप हो चुके हैं अलग। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तभी मैंने कहा कि बड़ी शॉकिंग और बड़ा एक अचानक एक ऐसा स्टेटमेंट लगा मुझे जो है कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है कहीं ना कहीं फैमिली में जरूर नजर आ रही है। एक पर्सनल मैटर, मैंने तभी भी ये कह रहा हूं अभी भी कि ये एक पर्सनल मैटर जो है बिल्कुल हो सकता है। जैसे पहले बड़े बेटे के साथ हुआ, अब जो है ये शिकायत जो है बेटी के साथ नजर आ रही है, जबकि कैंपेनिंग में वो साथ में रही हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जो बिहार के जो इलेक्शंस हुए उसमें कैंपेनिंग में भी ये साथ में रही हैं। लगातार जो है पार्टी के सपोर्ट करती रही हैं। तेजस्वी जी के लिए ये वोट
वोट के लिए जो इन्होंने मांग रखी लोगों से, जा जाके लोगों के वोट मांगे हैं, तो शिकायत तब तो देखने में नहीं आई थी। रिजल्ट्स देखने के बाद जो है कहीं ना कहीं अब ऐसी शिकायत जो है देखने में मिल रही है कि कहीं ना कहीं एलिगेशन एक दूसरे पर लगा रहा है। मगर सवाल यही उठता है फिर रचना जी, सवाल यही उठ रहा है कि जब हम ये जानते हैं कि पूरा चुनाव मैनिपुलेटेड है और किन्होंने किया है, वो एक पैनलिस्ट में मैनिपुलेशन होना अलग बात है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मैनिपुलेटेड है या फिर वोट चोरी हो गए या फिर नंबर्स घट गए या बढ़ गए, ये बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन यहाँ रोहिणी आचार्य ने दो नाम लिए, संजय और रमीज का। इससे पहले तेजप्रताप यादव भी पार्टी के अलग अलग लीडर्स को लेकर और स्पेशली संजय को लेकर सवाल उठा चुके हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है, क्या चुनावों से प्रभावित होकर या आहत होकर रोहिणी आचार्य ने फैसला लिया क्या, और ये लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए कितनी बड़ी चोट है, कितना बड़ा डेंट है? रचना जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए रचना जी, ये लालू परिवार का व्यक्तिगत विवाद है जो अब पूरी तरह से चुनाव के बाद सार्वजनिक रूप से निकलकर बाहर आ चुका है। और इसके पहले भी तेजप्रताप यादव ने जिस प्रकार से पार्टी में बैठे जयचंदो का जिक्र किया था वो सबने देखा था। इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं लगता है कोई हम लोग का कोई वो बिल्कुल ये एक तरह से उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला। लेकिन एक चीज कहना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव ने जब से आरजेडी की कमान संभाली और जब से लालू परिवार में राजनीतिक दखल उनका पड़ा है, तब से लालू यादव जी का परिवार और पार्टी दोनों बर्बाद हो गए। और जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य जी ने 2-3 लोगों का नाम लिया है रचना जी, उसमें से एक व्यक्ति हमारे यहाँ बगल का एक जिला है बलरामपुर, रमीज नाम का जो व्यक्ति है, वो यूपी में उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसमें हत्या का भी मुकदमा दर्ज है। तो अगर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, अपराधी जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति निर्धारित करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्या कहते हैं संचालन को निर्धारित करता है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और उस प्रदेश की जनता के लिए चिंता का विषय है कि किस प्रकार अपराधियों के हाथ में वो पॉलिटिकल पार्टी जा चुकी है। और जो रोहिणी आचार्य जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई चप्पल चलते हैं, जूते चलते हैं, तो जिस परिवार की बेटी, जिसके पिता की पार्टी हो, अगर उसको बिहार के बाहर से आए हुए लोग जूता और चप्पल चलाएंगे, उसके परिवार में उसको आग दिखाएंगे रचना जी, तो निसंदेह वो उसके लिए चिंता का विषय होगा और उसके निष्ठा और अपमान, उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा। दूसरा भी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि पूरा का पूरा चुनाव मैनिपुलेटेड है। रचना जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये लोग शुरू से, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लगातार SIR को लेकर तमाम सारे सवाल उठाते रहे। लेकिन रचना जी, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब अगर विपक्षी दल के प्रवक्ता के पास होगा तो देंगे। SIR जब कराया गया तो पहले के SIR में क्या होता था कि जो केवल BLO होता था वो जाता था डोर टू डोर और वेरीफाई करता था। इस बार इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेट में रजिस्टर्ड थी या इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको BLA कहा गया, पार्टी का BLA कहा गया, उनको अपॉइंट किया और कहा कि आप BLO के साथ साथ डोर टू डोर जाएंगे और आपके निर्देशन में BLO SIR की प्रक्रिया का संपादन करेगा। तो अगर ये लोग SIR पे सवाल उठा रहे हैं तो या तो इनके कार्यकर्ता BLO के साथ गए नहीं, या तो इनके कार्यकर्ताओं ने BLO को गलत करने से रोका नहीं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी, आपको सीधे सीधे पार्टिसिपेशन दिया था चुनाव आयोग ने। उसके बाद भी आरोप लगाना, इस पर बात कभी और कर लेंगे। आज फिलहाल लालू प्रसाद यादव, हाँ, इस पर बात कभी और कर लेंगे क्योंकि आज मैटर दूसरा है। लालू प्रसाद यादव, नहीं रचना जी, मेरी बात थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए। रचना जी, थोड़ी सी बात कंप्लीट हो जाए मेरी। अच्छा बोलिए रचना जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, जल्दी बोलिए। तो जिस प्रकार से इन लोगों ने सवाल उठाए हैं, ये तो मैं कहता हूं कि भाई आपकी पार्टी के लोग ही नहीं गए जब जनता के बीच में, और जब आप जनता के बीच जाएंगे ही नहीं, केवल हनीमून पॉलिटिक्स करेंगे, तो जनता आपको सत्ता नहीं सौंपेगी। सत्ता पाने के लिए जनता के बीच जाकर या फिर बिहार अधिकार यात्रा, ऐसी यात्राओं में जो कार्यकर्ता और नेता है, बड़े चेहरे हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। हाँ सैफ जी, मैं बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। ये बड़े नेता, बड़े चेहरे लगातार आम लोगों के बीच में थे। वो बात अलग है कि आप जीत गए तो आज आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आपने ये भी कहा कि हत्या का मुकदमा चल रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता और नेता कैसे है, तो मैं तो फिर उन पर भी सवाल कर सकती हूँ। जो बीजेपी के कई ऐसे कैंडिडेट हैं, हत्या के कई केस चल रहे हैं और बावजूद इसके वो जीत भी गए, तो आज क्या ही उन पर कहेंगे, आज क्या ही उन पर कहेंगे। 80% से ज्यादा क्रिमिनल्स भाजपा में भरे पड़े हैं। मैं जानती हूँ, इनके खुद के, मैं जानती हूँ, मैं हर पार्टी के बारे में जानती हूँ।
चाहती हूँ, वो ठीक है। मर्डर केस में 3 महीने अमित शाह जी जेल में रह के आ चुके ठीक है। हैं, और ये यहाँ पे जो है क्रिमिनल्स की प्रियदर्शनी बात जी कर का रहे रुख हैं। कर इनके लेती हूँ, मुंह प्रियदर्शनी। से ये डायलॉग ठीक अच्छा है, नहीं लगता। ठीक है, नहीं, प्रियदर्शनी फिलहाल रंजन हम जी। लोग जमानत पे नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिलहाल ठीक है, बरी हो ठीक गए, है, आप दोनों जमानत पे शांत नहीं हो है, जाइए, पूरी की पूरी आप दोनों तलकर शांत हो पार्टी की। जाइए, सही आप बात है, दोनों हमेशा शांत मोदी हो जी भी जो है जाइए। बरी हो मैं गई इस है, पूरे बिल्कुल मामले पर गोलराज एक करने सीनियर के बाद जर्नलिस्ट जो है, को हमें सुनना मालूम। चाहती हूँ। प्रियदर्शनी रंजन जी, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ये फैसला लिया और सोशल मीडिया साइट पर भी लिख दिया, साथ ही साथ वो पब्लिकली अब ये बता रही हैं कि वो राजनीति से भी संन्यास ले रही हैं, वो परिवार भी छोड़ रही हैं, ऐसी कौन सी नौबत आ गई होगी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी जो हर कदम पर, मुश्किल कदम पर साथ में खड़ी हुई नजर आ रही थी, साथ ही साथ वोटिंग वाले दिन भी साथ में थी, लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि वो कह रही है सवाल पूछने पर गाली दी जाती है, चप्पल तक उठा ली जाती है, और अब मैं परिवार भी छोड़ रही हूं और राजनीति भी छोड़ रही हूं। सबसे पहले तो मेरा नाम सुधरवाया जाए, प्रियदर्शी नाम है मेरा, प्रियदर्शी। अच्छा, सॉरी, प्रियदर्शी जी। हाँ। और दूसरी और मुद्दे की बात ये है कि जो लालू परिवार के भीतर चल रहा है उसकी तुलना आप मुगल काल से कर सकती हैं, शाहजहां से। शाहजहां को औरंगजेब ने अंतिम दिनों में कैद कर लिया था सत्ता पाने के बाद। एक भाई जो बड़ा था और उसकी बड़ी दावेदारी बन रही थी तेज प्रताप यादव को, उसको दरबार से बाहर निकाल दिया गया है उसी तरीके से जिस तरीके से दारा को निकाल दिया गया था। और शाहजहां की भी कई बेटियां राजनीति में सक्रिय थी उस समय, मुगल काल में सत्ता के इर्द गिर्द घूमती थी। जहां आरा और क्या नाम था, एक जहां आरा थी और अंजुम आरा, इस तरीके से दो नाम करके थी। तो उसी तरीके से लालू परिवार में देखिए, दो भाइयों के पीछे दो बहनें खड़ी हैं। उस समय भी औरंगजेब के पीछे एक बहन खड़ी थी, एक बहन दारा के पीछे। जिस भाई ने सत्ता पर कब्जा किया, औरंगजेब ने सत्ता पर कब्जा किया, उसके साथ सारी बहनें चली गई थी बाद में। पहले सभी जरूर खड़ी थी, इधर उधर चली गई थी। यही हाल यहाँ पर है। तेजस्वी यादव ने जैसे ही आरजेडी पर कब्जा किया, सारी बहनें जो लोग पहले कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव के साथ खड़ी होती थी, वो सभी तेजस्वी यादव के साथ चले गए, सत्ता का जो चरित्र है उसके हिसाब से। लेकिन औरंगजेब ने उस समय भी उन बहनों को दरकिनार ही किया था जो साथ नहीं देते थे या उनसे मनमुटाव रहता था। यहाँ ये जो हालिया औरंगजेब जो साबित हो रहे हैं लालू परिवार में, तेजस्वी यादव वो भी यही कर रहे हैं कि वो जो बहनें जिन्होंने कभी तेज प्रताप यादव के प्रति सहानुभूति रखी है, उनको किनारे किया जा रहा है। तो लालू परिवार में कुछ इस तरीके की कहानी है। ये आज की राजनीति में इनको आप महाभारत से भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से धृतराष्ट्र को संजय सब कुछ दिखा रहे थे, बता रहे थे, यहाँ तो दुर्योधन को ही कब्जे में ले रखा है संजय ने, और सब कुछ अपने हिसाब से दिखा सुना रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके पार्टी के बोल हैं। तो इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं लालू परिवार के भीतर, वो कहीं ना कहीं असहज कर रहा है। ये निश्चित तौर पर बेहद ही निजी और पारिवारिक मामला है, लेकिन जब लेकिन अब तो निजी रहा ही नहीं ना, अब तो सार्वजनिक मंच पर आ गया। अब तो रोहिणी ने खुलकर कह दिया, और ये भी समझिए ना, आज जब वो खुलकर बोल रही हैं तो इस बात को बोलने के लिए कितनी हिम्मत जुटाई होगी, कितने दिन खुद को तैयार किया होगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, वो जानती हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, बिहार में उनका कद क्या है, पार्टी का नाम क्या है, लेकिन अगर ये फैसला करेंगी तो कैसे चर्चा होंगी या फिर कैसे जगह जगह लोगों को तंज करने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने फैसला किया, तो कोई तो मजबूरी रही होगी। नहीं, बिल्कुल मजबूरी है, और ये वो बेटी हैं जिन्होंने लालू यादव को किडनी दिया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उस बेटी को घर से बेटों ने किडनी नहीं दिया, अन्य बेटियों ने किडनी नहीं दिया लालू यादव को। ये वो बेटी है जिन्होंने लालू यादव को किडनी दिया। इसके बावजूद रोहिणी आचार्य को घर से इस तरीके से तिरस्कृत करके बाहर निकाला जा रहा है जैसा वो दावा कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक एंगल से उनके लिए ये दुखद क्षण होगा। राजनीतिक एंगल से भी आप देखिए, रोहिणी आचार्य चाहती थी कि बिहार में वो भी राजनीति करे। छपरा में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। वही विधानसभा चुनाव के दौरान भी सिंगापुर जाने से पहले तेजस्वी यादव के साथ नजर आना चाहती थी। सिंगापुर से बिहार आई भी थी कि उनको पार्टी में कुछ वैसी जिम्मेवारी मिलेगी या प्रचार के दौरान उनको हिस्सा बनाया जाएगा जो इनको नहीं मिला। बीच में ही इनको भागना पड़ा फिर सिंगापुर। जो घटनाक्रम हुआ, जो विवाद भी आया, ये पहला मामला नहीं है। चुनाव के पहले भी, विधानसभा चुनाव के पहले भी रोहिणी आचार्य का विवाद सुर्खियों में रहा था।
वो जब उन्होंने संजय यादव को रथ पर आगे बैठने को लेकर के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। संजय यादव तेजस्वी यादव के रथ पर आगे बैठ गए थे। तब रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया था कि ऐसा क्यों? वो जगह लालू यादव की है, वो जगह तेजस्वी यादव की है, वो जगह किसी अन्य के लिए नहीं है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव चुप रहे। तेजस्वी यादव ने कुछ उस घटनाक्रम पर नहीं बोला। उस समय भी रूठ करके चाहे जैसे हो रोहिणी आचार्य को सिंगापुर जाना पड़ा था। फिर वे सक्रिय शायद मान गई होंगी, मन को बना लिया होगा, वापस आई, लेकिन फिर से उनके साथ यही घटनाक्रम हो रहा है। तो इसमें जो राजनीतिक एंगल भी है वो भी बड़ा मजबूत एंगल है। तेजस्वी यादव शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से या अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से उतना असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं जितना अपने परिवार के भीतर के लोगों से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर भी। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव प्रकरण में जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहा यह गया, तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि लालू यादव को नजरबंद कर लिया गया है और उनसे चीजें उस तरीके से कहवाई जा रही हैं जो लोग करवाना और कहवाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये परिवार के लोगों यानी परिवार का टूटना, फिर तेज प्रताप यादव का अलग पार्टी बना लेना, ये तो एक बड़ा डेंट था ही। लेकिन रोहिणी आचार्य अगर अब सार्वजनिक तौर पर बोल रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार में या आरजेडी में इसके अंदर चर्चा नहीं हो रही होगी। जिन जयचंदों का जिक्र किया तेज प्रताप ने, अब उन्हीं कॉमन नामों को लेकर अगर रोहिणी आचार्य ऐतराज जता रही हैं या फिर राजनीति से संन्यास ले रही हैं या सबसे बड़ी बात परिवार से रिश्ता खत्म कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सैफ खान जी, आपको लगता नहीं बिहार में जो इस बार नुकसान हुआ है महागठबंधन को, वो ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है और बहुत ज्यादा मेहनत भी ग्राउंड पर जाकर करनी पड़ेगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए ये जो नुकसान है इसकी भरपाई तो शायद ही हो पाए, क्योंकि अब सब कुछ सार्वजनिक तौर पर है। तेज प्रताप का अलग होना, रोहिणी का अलग होना, तेजस्वी से नाराजगी होना। नहीं, ठीक है, देखिए फैमिली में ऐसी जो सेपरेशंस हैं जिसे मैं बोलता हूँ हमें देखने को मिली हैं और पहले भी ऐसा होता आ रहा है। अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग पर्सनल मैटर है, बिल्कुल ही इनका अपना ये पर्सनल मैटर है। और जहां तक शिकायतें मैंने बोला कि पहले बड़े बेटे के साथ हुई और अब जहां तक है बेटी के साथ में ये चीज नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है तेजस्वी जी को किसी परिवार को जो है जब ऐसी कोई भी शिकायतें सामने आती हैं, एक पर्सनल तौर के ऊपर भी जो है साथ में मिलके ही लोगों को चलना चाहिए। पर मैं ये साथ साथ में ये बात जरूर रखना चाहूंगा कि रोहिणी जी जो है वो सिंगापुर जो जाती है क्योंकि वो सेटल जो हैं। अब उनके जो हस्बैंड है वो खुद रहती भी सिंगापुर में ही है। हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए जो उन्होंने जरूर ये कहा है कि मैं अब ये संन्यास ले रही हूँ। अब वो कितना संन्यास जो है ग्राउंड्स के ऊपर नजर आएगा या उनका भी सेपरेशन जो है अभी पार्टी से कंटिन्यूस नजर आएगा या आगे देखने वाला है। और बात जहां पे रही कि बिहार के लिए बहुत कड़ी मेहनत जो है करनी चाहिए। हाँ। भाई सिर्फ बिहार के लिए नहीं, हम हर स्टेट में जहाँ पे इलेक्शंस लड़ते हैं वहां पे हम हर स्टेट के ऊपर जो है बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। चिंता इस बात की है ना, जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता। अभी पता है क्या सैफ खान जी, पता है क्या चर्चा क्या हो रही है राजनीतिक गलियारों में? ये बात हो रही है कि तेजस्वी, आरजेडी, इनका तो अच्छा खासा प्रभाव था लेकिन कांग्रेस साथ में चली गई इसलिए नुकसान हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, बट वो रिजल्ट के तौर पर सामने नहीं आता। ये भी चिंता की बात है ना रचना जी। जब रिजल्ट ही मैनिपुलेटेड हो तो फिर जो है जाहिर सी बात है। अब यशवंत सिन्हा जो अगर ये बयान दे कि ऑपोजिशन पार्टीज को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए एज लॉन्ग एज द इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज, और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आजकल जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके इशारों पे चल रहा है और उनके ऊपर अब वो केसेस भी अगर फाइल नहीं हो सकती तो वो संशोधन लेके आए हुए हैं हर चीज के लिए। वो इसलिए ये कर रहे हैं कि इसको मैनिपुलेट कैसे किया जा सके, ये बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करना जानते हैं। आज से नहीं, हर स्टेट में, चाहे वो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां से शिकायतें सब हमें देखने को मिल रही हैं। और राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर जो है सामने ये वोट चोरी की बात जो है और आकलन दिखा दिखा के, तस्वीरें दिखा दिखा के किया है। मगर ऐसे लोग जो सिर्फ चैनल पे बैठ के और जो है सवाल पूछ के कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि पहले ईवीएम्स के ऊपर जो है बात करते थे, खुद अडवाणी जी ने जो है ईवीएम्स के ऊपर सवाल उठाए थे, कोर्ट तक में चले गए थे, मगर पहले इनको दिक्कत नहीं थी। अब जो है हमने वो भी दिखाया था, हमने वो भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर राहुल गांधी का एक पॉइंट जो उन्होंने दिखाया
बड़ी स्क्रीन पर जो दिखाया, कैसे ब्राजील की मॉडल से 22 बार वोट करवाया गया, ये सब कुछ हमने भी दिखाया, ये सब कुछ हमने भी दिखाया। लेकिन साथ ही साथ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो सवाल आप करते हैं कि लोगों के नाम कट गए, लोगों को आपत्ति करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया था, रिमाइंडर दिया गया था कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी का नाम कट गया है तो वो जाकर इस बात की शिकायत कर सकता है। लेकिन जब नहीं शिकायत हुई तो फिर अब रिजल्ट के बाद में उस चीज की शिकायत करना तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। रत्नेश जी क्या बोल रहे हैं? हाँ रत्नेश जी बोलिए। ये कौन डिसाइड करेगा कि कितनी शिकायतें भी जो है दर्ज हुई? ठीक ठीक ठीक। जब आपका पूरा इलेक्शन आप कह रहे हैं कि शिकायत आपकी दर्ज नहीं हुई। रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए रचना जी, मैंने कांग्रेस के नेता को बड़ी शांति से सुना है। उन्होंने मेरी पार्टी के ऊपर तमाम सारे एलिगेशन लगाए हैं। हाँ। तो जवाब भी बड़ी शांति से सुनिएगा, क्योंकि भारत की जनता अब शांति से सवाल पूछने वाले के साथ साथ शांति से सुनने वाले को भी नोटिस करती है। हाँ। साहब खान जी ने पहली बात कही कि इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज थे, तो सबसे बड़ी बात कि जब पूर्ववर्ती सरकारों में कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीतती थी तो क्या वो इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज करके रखती थी? एक दूसरा सवाल नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज शांति से सुन लीजिए। मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया भाई। आपका टर्म आएगा, शिकायतें आती नहीं थी, आपका टर्म आएगा तब कॉम्प्रोमाइज होते नहीं थे। ये क्या है रचना जी? शमशान घाटों में सी ईएम रचना जी पाई नहीं जाती। मैं करा रही हूँ चुप। सैफ जी एक सेकंड, अब जो है ये सब होने लग गया। अच्छा एक सेकंड ना, एक सेकंड। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, अभी वो बोल रहे हैं उनको आराम से सुन लीजिए। इससे ना थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करने का जो हमारा कर्तव्य है वो हमें निभाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, दर्शक भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। हाँ रत्नेश जी। रचना जी हाँ। ये कांग्रेसियों की आदत है, जब इनकी पोल खुलती है तो बीच में शाखा मृग जैसा कूद जाते हैं। कोई नया ये हम लोग को आदत पड़ चुकी है इसकी। हम लोग जानते हैं जैसे हम इनके सवालों का जवाब देंगे जनता को सत्यता पता चलेगी, ये चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैंने एक सवाल पूछा कि जब लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस को मिलती थी तो क्या इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज होते थे? क्या इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज होता था? और सबसे बड़ी बात, ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, एक बिंदु मुझे बताइए। हाँ। एक ही व्यक्ति को इंदिरा गांधी जी राज्यसभा का सांसद बनाती हैं, फिर उसको राष्ट्रपति बनाती है, फिर उसको इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर देती है। ये होता था इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज किए जाना। हाँ। और इलेक्शन कमीशन को अपने प्रभाव में लिए जाना। तीसरा बिंदु, इन्होंने कहा कि कौन कौन से लोग हैं। देखिए हाँ। राहुल गांधी जी चुनाव के समय पे क्या है, हाँ। राहुल गांधी जी चुनाव के समय पे कहां थे? हाँ। कहां प्रचार कर रहे थे? चुनाव के पहले उन्होंने खूब सारी रैलियां की, खूब सारे पैदल चले, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो वो कब आए प्रचार करने? जब 2 दिन बचे थे। इसीलिए मैंने कहा हनीमून पॉलिटिक्स से चुनाव नहीं जीते जाते। अभी इलेक्शंस खत्म हुए, राहुल गांधी जी कहां है? कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर को पता नहीं होगा। तीसरी बात जो इन्होंने कही, मैं एक बार फिर कहूंगा कि जनता अब जागरूक हो गई है और जनता आपके तथ्यों पर। ठीक है, आपकी बात हो गई ना? हाँ आपकी बात मैंने काफी देर तक सुना था रचना जी। मुझे कुछ पॉइंट से मेरे आ जाएं। अच्छा ठीक है। अब जो इन्होंने एक बात और कही, ये बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इन्होंने सवाल उठाया। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इन्हीं की पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा। हाँ। क्योंकि उसी सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की सदस्यता जो रद्द की गई थी उस पर स्टे दिया गया था। तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज थी, या तो अगर स्टे दिया तो राहुल गांधी जी ने कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये दोहरा रवैया नहीं चल पाएगा। इलेक्शन कमीशन को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर उन्हें पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई गड़बड़ी मिली हाँ। तो वो पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर देगा। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस में कहा था। सुप्रीम कोर्ट को जो तथ्य और चीजें बताई गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया और एसआईआर की प्रक्रिया को कंटिन्यू किया गया। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो मैं एक चीज और, मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से जो झूठ बोलते हैं। हाँ। 1966 में जब हुआ था एसआईआर, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो क्या एसआईआर करा के कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया था? 1991 में जब एसआईआर हुआ तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको मैनिपुलेट किया था? 2010 में जब एसआईआर हुआ तो कई स्टेट के इलेक्शंस में कांग्रेस जीती, तो क्या इन्होंने मैनिपुलेट किया था? इनको जरूरत है आत्ममंथन करने की रचना जी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ, आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो इससे पहले बीजेपी कहती रही है, जो इससे पहले बीजेपी कहती रही है कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जब हार जाती हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़े करती हैं, जीत जाती हैं तो ईवीएम पर कोई क्वेश्चन नहीं करता। ठीक इसी तरह एसआईआर को लेकर आज विपक्ष कह रहा है कि चुनाव चोरी हो गया या फिर वोट मैनिपुलेटेड हो गए और फिर रिजल्ट इस तरीके से आ गए, लेकिन अगर जीत जाते तो इस तरह के सवाल नहीं होते। सैफ जी छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा, फिर मैं प्रियदर्शी जी से इस बारे में रिएक्शन लूंगी।
देखिए, बहुत धन्यवाद जो है आपका कि आपने रिएक्शन के लिए जो मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी से और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं जब इनके खुद के पूर्व के नेता जो हैं वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, भाई सतपाल मलिक जी बोले या यशवंत सिन्हा जी बोले, तब भी इनको जो है आप मुझे एक चीज इनको का इससे जवाब कोई दे फर्क दीजिए। नहीं। मैं आप अभी डायलॉग मांग अभी आप बीच में मत बोलिए ना रत्नेश जी। रत्नेश जी अभी बीच में मेरा मत भी बोलिए। सवाल है ना। रचना जी, आप सवाल कीजिएगा शांति से। आप सवाल कीजिएगा शांति से। आप राइट टू आस्क द क्वेश्चन। मुझे पूरा अधिकार है सवाल पूछने का। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इंदिरा गांधी ने किस आधार पर एक ही व्यक्ति को राज्यसभा भेजा, फिर राष्ट्रपति बना, फिर इलेक्शन कमीशन में भेजा। कांग्रेसियों की ये आदत है ना। अभी आप खुद मैंने तो सवाल पूछा ना थोड़ा सा। मैंने देखिए, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी का जिस भाषा में व्यवहार करेंगे उसी भाषा में व्यवहार करूंगा। जिस भाषा में व्यवहार करेंगे उसी भाषा में व्यवहार करूंगा। मेरे गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी का एजेंडा क्लियर है बिल्कुल। और सुनिए, रचना जी ने बोला था और मैं फिर चुप हो गया था। अब जो आपको ऐसी अभी मैं उनको भी बोल रही हूँ, शांति बनाए रखिए और एक एक करके बात करें। मैंने सवाल पूछा ना। डायलॉग को देखिए, अब ना इलेक्शन खत्म हो गया है, अब रिजल्ट भी सामने आ गए हैं। अब वो पॉइंट बनाने वाले, नंबर बनाने वाले का जो टाइम है वो जा चुके हैं। आप शांति से बात कीजिए, आप शांति से एक एक करके। इलेक्शन कमीशन ने जिताया है आपको। अरे तो आप तो जीत गए ना, आप तो शांति से रहिए। रत्नेश जी आप तो जीत गए, आप शांति से रहिए। क्योंकि ये तो मैनिपुलेटेड था ही और क्या ही है। और यही आपकी पार्टी जो है करना जानती है। राहुल गांधी जी केवल 95 में चुनाव हारे हैं। अभी हारने का शतक लगना बाकी है उनका। जीत लगी रहती है, शतक लग जाएगा उनका, परेशान मत होइए। हार और जीत जो है लगी रहती है। मगर हमारा जो सबसे पहले कर्तव्य ये है कि देश की डेमोक्रेसी को बचाना, देश के इस कानून को बचाना कि जो राइट टू वोट है उसको बचाना। और ये जो आप अभी जो सवाल ये पूछ रहे थे कि ये पहले हुआ था, भाई हुआ था, मगर इतने सारे लाख वोटर जो है वो काटे नहीं गए। इतने सारे वोटर रत्नेश जी आप शांत हो जाइए। रत्नेश जी आप शांत हो जाइए। सैफ जी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सैफ जी मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रही हूँ जिसका नाम कटा था उसे बाकायदा ये टाइम दिया गया था कि वो जाए शिकायत दर्ज कराए, अपना नाम बताए कि मैं हूं यहाँ पर मौजूद और मेरा नाम कट गया है। अगर किसी का नाम कटा था तो वो जाकर इस बात की शिकायत कर सकता था, अपना नाम ऐड करवा सकता था। 1 महीने का टाइम बहुत था, बट अगर नहीं किसी ने कराया तो फिर उसमें क्या करे चुनाव आयोग? सैफ जी नहीं, देखिए रचना जी, आप जब पूरा चुनाव और जिसकी डेथ हो गई है जो बिहार में है ही नहीं, उसका नाम तो कटना था ना। सुनिए, मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं। रत्नेश जी मैंने सवाल पूछा है, सैफ जी जवाब दे रहे हैं। रत्नेश जी मैंने सवाल पूछा है, सैफ जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैंने सवाल पूछा है, वो जवाब दे रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए सुन लीजिए। तो मैं आपका नाम कभी भी सामने नहीं आने दूंगा। यही हुआ, इसलिए नाम जो है सामने नहीं आए। आप समझे, 65 लाख से ऐसे हंसने से कुछ नहीं होता है भाई। हमको जनता हंसाने का मौका दे रही है। जनता ने हमको चुनाव जीता। अरे रोए राहुल गांधी, रोए कांग्रेस पार्टी, मैं क्यों रोऊं? खंबा नोचती है। अरे बाबा, जीत का ऐसा अहंकार भी नहीं होना चाहिए। जीत का ऐसा अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आप दोनों को मैं आप दोनों को चुप करवा रही हूँ। मैं आप दोनों का ऑडियो डाउन करवा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों आपस में लड़ते रहें। चुनाव अब खत्म हो गए हैं। प्रियदर्शी जी का रुख करिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है शांत, आप दोनों शांत, आप दोनों शांत। पहली बात तो ये कि जो जीत गया है उसके लिए बधाई, जो हार गया है वो हार पर समीक्षा करे, लेकिन जीत का अहंकार कोई ना पाले। जो आज जीता है वो कल हार भी सकता है, जो कल हारा है वो जीत भी सकता है। तो ये बातें अभी साइड रखिए। चुनाव में हार जीत लगी रहेगी, कोई एक जीतेगा तो दूसरा वो हारेगा भी। थोड़ा पेशेंस रखिए, जिसके लिए राजनेता जाने जाते हैं। आप सभी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं पेशेंस क्या होता है। प्रियदर्शी जी, जो आज आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनका कोई लॉजिक है क्या? टाइम टेकिंग प्रोसेस, हालांकि टाइम कम कहा विपक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया के लिए, लेकिन उसमें भी सफिशिएंट टाइम दिया गया था ना। जिन लोगों का नाम कटा, जिन लोगों को लगा कि हम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो जाकर शिकायत कर सकते थे। आज जब रिजल्ट सामने आ गए तो कह रहे हैं कि चुनाव चोरी हो गया, लेकिन जब ज्यादा वोटिंग हुई थी तब भी तो यही विपक्षी पार्टियां थी जो कह रही थी बदलाव की बयार है और हमारे फेवर में वोट डला है। देखिए, जितने दिनों से मैं जानता हूँ राजनीति को, जितनी मेरी उम्र है उसके हिसाब से कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ और कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसने चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाया। आज कांग्रेस हार रही है तो चुनाव आयोग को घेर रही है। कभी बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को घेरा है,
कभी बीजेपी ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, आज कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। ये ईवीएम किसके युग में आया था? हाँ, किसने इसको इंट्रोड्यूस हाँ, किसने इसको कांग्रेस में इंट्रोड्यूस 2004 किया? सबसे कांग्रेस बड़ी मैं इस बात। बात का जवाब देता हूँ प्रियदर्शी हाँ। जी। इलेक्शन कमीशन को पहले अवार्ड्स भी मिलते थे, आप ये भी जानते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। आप कोई लेटेस्ट अवार्ड बताइए जो इलेक्शन कमीशन को मिला हो। अवार्ड अब देके कोई अपने शिकायतें पक्ष में जरूर थोड़ी कंक्लूड करवा करता रहा हूं चुनाव को। जब ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो है ये जो और सुन लीजिए, प्रक्रिया है वो आसान आपको जवाब देने में मगर सहूलियत हो जाएगी। जब बाकी के देशों में जिन्होंने ईवीएम्स खुद बनाई उन्होंने बैन कर दी, तो बहुत अच्छा और साफ अंदेशा था कि हमारे देश में भी इसकी आवश्यकता लेकिन जब नहीं ईवीएम पर भी सवाल उठाया गया था है। सैफ खान जी, जब ईवीएम पर भी सवाल उठाया था ऑपोजिशन लीडर ने, तब भी चुनाव आयोग ने कहा था कि आइए दिखाइए तो सही कैसे गड़बड़ी होती है, कहां गड़बड़ी होती है, तब भी कोई नहीं पहुंचा था। सिर्फ सवाल खड़े कर 55 देना, पार्टियां जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। एसआईआर, मैं कह रही हूं ऐसे ही एसआईआर को लेकर भी सवाल सिर्फ उठाया, जिसका नाम कट गया वो जाकर आपत्ति दर्ज कराता, नाम दर्ज होता। खुद इलेक्शन कमीशन बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है कि क्या प्रोसेस रचना है, जी, कैसे जब है। मैं ही आपकी कंप्लेन लिखने वाला हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं आपका नाम कैसे सामने आने दूंगा? अरे बहुत साफ और बहुत गजब की क्लियर बात करते हैं, क्या गजब की बात नहीं करते हैं। जब जवाब नहीं होता तब गजब की बात नहीं मैं अभी एक सीनियर जब चोरी जर्नलिस्ट सामने आती है तो ऐसा ही होता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी तो अपने अपने तरीके से आप बयान देते हैं और मुझे लगता है सहूलियत के हिसाब से ज्यादा देते हैं कि जो सूट करता है वो बोलते हैं। लेकिन प्रियदर्शी जी, अभी ये जो चुनाव में हुआ इसकी तो हम बात कर ही रहे थे, मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि आरजेडी इतने कम नंबर पर कैसे सिमट गई। हाँ, कांग्रेस के नंबर पर बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई, एनडीए का इतना ज्यादा बढ़ जाना, महागठबंधन का इतना ज्यादा घट जाना, और रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। रोहिणी आचार्य पर कैसे जिम्मेदारी डाली जा सकती है? जो जिम्मेदार लोग हैं वो आकर जिम्मेदारी लें, और क्या सिर्फ बलि का बकरा बन गई रोहिणी आचार्य इस पूरे केस में? अच्छा, मनोज तिवारी अभी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर प्रियदर्शी जी बोले। पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है, ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। तृणमूल में सर सीबीआई ने लोकपाल को, तृणमूल जो कांग्रेस में सांसद है महुआ मोइत्रा, उनके खिलाफ कैश फॉर क्योरी मामले में चार्जशीट फाइल करने के लिए आदेश दे दिए हैं। देखिए, ये सब लोग का मूल करप्शन है, करप्शन के लिए ही ये लोग राजनीति में हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जांच का जो नतीजा आएगा वो देश को और चौंकाने वाला होगा। मनोज तिवारी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को निकाला गया परिवार से, पार्टी से, ये बड़ा दुखद है, और ये जो परिवार के मसले हैं जल्द ही सॉल्व हो जाए। इसी तरीके से तंज किए जाते हैं, इसी तरीके से सटायर वे में अब बाकी नेता भी बोल रहे हैं। प्रियदर्शी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। बलि का बकरा रोहिणी आचार्य ही क्यों? इंदौरी साहब की बड़ी मशहूर शायरी है, टूटे फूटे शब्दों में मैं कहता हूँ, अगर ठीक से नहीं कह पाया तो माफी मिलनी चाहिए मुझे। उनकी एक शायरी है कि अंदर झूठों की एक टोली है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। अंदर झूठों की एक टोली है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। डूबने वालों, गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया सच बोलो। ये लागू होता है महागठबंधन पर, ये लागू होता है आरजेडी पर, ये लागू होता है लालू परिवार पर। तीनों पर एक ही तरीके का, मतलब ये जो राहत इंदौरी साहब की जो शायरी है सवाल खड़ा कर रहा है। महागठबंधन ये बताए कि ये जीत, महागठबंधन नामक जो टाइटैनिक था बड़े बड़े दलों का, विभिन्न दलों का, वो क्यों डूब गया? उसमें छेद किसने किया? छेद करने की जिम्मेवारी किसकी है? राजद ये बताए कि उम्मीदों से इतना खराब प्रदर्शन आपका क्यों हुआ? क्यों? क्या जयचंद थे जिन्होंने आपकी नाव में छेद किया? कौन थे वो लोग? लालू परिवार से भी यही सवाल है कि क्यों आपका परिवार डूब रहा है एक के बाद, परिवार में छेद किसने किया है? तो बड़ा सवाल, बहुत गंभीर सवाल राहत इंदौरी साहब ने कभी किसी और संदर्भ में पूछा होगा। लेकिन आज ये महागठबंधन तो बहुत खूब आपने पढ़ा और आपने बहुत से सवाल भी कर दिए, लेकिन मैं पूछ रही हूँ फिर से आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या है वजह? कौन है वो असली कल्प्रिट जिसके नाम पर रोहिणी आचार्य को बलि देनी पड़ गई? देखिए, ये हो सकता है कि डाइवर्ट करने का भी मामला हो। जिस तरीके से बातें चल रही थी कि तेजस्वी यादव को जिम्मेवारी लेनी चाहिए
और सारा मीडिया वहां पर फोकस था सवाल करने के लिए कि किसी तरीके से तेजस्वी यादव से हार के बारे में पूछा जाए। अब तो मामला ही दूसरा चल रहा है। आप ये डिबेट क्या करा रही है? आप डिबेट आरजेडी के हार पर करा रही हैं क्या? नहीं करा रही हैं। महागठबंधन के हार पर से ज्यादा आप रोहिणी का जो भावनात्मक पक्ष है उसका जिक्र कर रही हैं, उसके बारे में हाइप चला गया हार पूरा। तो अब हार हो गई है ना, मतलब हार पर समीक्षा तो वो पॉलिटिकल पार्टी करें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे लिए तो शॉकिंग था ये हारे मैं तो मानता हूं इतनी कि बुरी एक तरह सोची से कैसे समझी हारे। चाल भी हो सकती है, सोची समझी चाल भी हो सकती अच्छा, है। यानी आप कह रहे हैं चीजों को डाइवर्ट करने के लिए ये हो डाइवर्ट सकता है। करने के लिए मीडिया नहीं पूछेगा, वहां भी तो पूछा जा रहा होगा ना। बट उसमें तो और ज्यादा फजीयत हो जाएगी ना प्रियदर्शी जी, मतलब आप हारे भी और आप पारिवारिक तौर पर भी ये चैलेंजेस झेल रहे हैं। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं, देखिए मैं सिर्फ अनुमान लगा, हाँ सिर्फ अनुमान लगा। अच्छा, मैं सिर्फ अनुमान मैं लगा सैफ रहा जी हूं। से पूछ लेती हूँ, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सोची समझी स्ट्रैटेजी है? सैफ जी। रचना जी देखिए, सबसे पहली चीज ये सोची समझी स्ट्रैटेजी कोई क्यों करेगा अपने परिवार के लिए, जबकि जैसे अब आवाजें आती के चैनल पे उठी, इंदौरी साहब का जो है एक शेर भी बयान किया गया, जबकि अच्छी तरीके से सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे, मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़े लिखे भी हैं सब लोग जो है, कि एटलीस्ट ये जानते हो कि क्या मैनिपुलेशन चल रही है और क्या देश के इस वक्त हालात चल रहे हैं। तब भी जो है राहत इंदौरी साहब का जो ये डायलॉग जो उनका शेर है सामने लाकर जो है बोला गया और महागठबंधन पे किया गया, भाई बिल्कुल हम आकलन कर रहे हैं। मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ और इस चैनल पे सब उन सब दर्शकों को आश्वासन देता हूँ कि सच्चाई जो है, हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। महात्मा गांधी जी को भी 32 इयर्स लग गए थे जो है ब्रिटिशर से देश में आके, ब्रिटिशर से लड़ाई करके जो है, और सब इंडिपेंडेंट फाइटर्स को जो है ब्रिटिशर्स को भगाने में। तो बेफिक्र रहिए, हम तो कर रहे हैं कोशिश जो है, मगर सवाल यही है उन दर्शकों से और उन सब देश की जनता से कि हम तो कर रहे हैं कोशिश और आपकी भी उम्मीद करते हैं कि एक जन आंदोलन की बहुत बड़ी एक जरूरत है अब हमारे देश में, जो है हर चीज जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। आप कह रहे हैं महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा संघर्ष करा था आजादी के लिए, अभी भी आप सच के लिए लड़ रहे हैं। मेरी तो शुभकामनाएं ही मैं कह सकती हूँ कि आपके साथ है। रत्नेश जी जल्दी से कर दें रिएक्शन, मैं दे रही हूँ। रचना जी, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने महात्मा गांधी जी के साथ भी घोटाला कर दिया, क्योंकि वो 35 साल अरे जाइए साहब, आप बहुत से वाले लोग बात ना आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी आसान समय है ना, मेरे पास सिर्फ ये आखिरी टाइम कुछ सेकंड बचे हैं। आपके बीच में नहीं बोला, ये क्या है? सैफ जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सैफ जी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे पास लास्ट का 1 मिनट है, लास्ट का 1 मिनट है, लास्ट का 1 मिनट नहीं बोला। सैफ जी शांत हो जाइए प्लीज, बिल्कुल सैफ जी शांत हो जाइए, मेरे पास लास्ट 1 मिनट है, लास्ट 1 मिनट है ना, आप इस टाइम इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। सुनिए रचना जी, हाँ जल्दी। अभी मैं इनसे पूछ लूं कि गांधी जी अफ्रीका से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में किस वर्ष इंडक्ट हुए थे एक्टिवली, तो वो वर्ष इनको याद नहीं होगा। 1920 से 1948 तक 28 साल, केवल 28 साल। अरे भाई 1948 में मर गया, 1920 में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के बाद उसको 35 साल लगा दे रहे हो। क्या खा गांधी के बारे में पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा गांधी के बारे में, कुछ नहीं पढ़ा गांधी के बारे में। आज की डिबेट गांधी जी को लेकर नहीं है, आज की डिबेट गांधी जी को लेकर नहीं है, आज की डिबेट थी बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर। आप चीख चिल्ला मत कीजिए, मैं हाथ जोड़कर आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। रत्नेश जी, सैफ खान जी, प्रियदर्शी रंजन जी, बहुत शुक्रिया हम सबके साथ में जुड़ने के लिए और बिहार की पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़े थे जो कि अपने अपने तरीके से बता रहे थे कि बिहार में महागठबंधन के लिए और स्पेशली आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के लिए ये नौबत कैसे आ गई। क्या ये वाकई इस वक्त को मैनिपुलेटेड करने के लिए रोहिणी आचार्य वाला कदम सिर्फ दिखाया गया है कि चीजें डाइवर्ट हो जाएं, या फिर असल में लालू प्रसाद यादव के परिवार में कुछ खटपट चल रही है, क्योंकि पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य। बिहार की सियासत के लिए ये बड़ा संदेश भी है, संकेत भी है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। वह राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकली और मीडिया से कहा, मेरा कोई परिवार नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेनी है, चाणक्य से पूछिए।
जाकर संजय यादव तेजस्वी से पूछिए। सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, चप्पल से पिटवाया जाएगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर परिवार से निकाले जाने का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे पार्टी की आंतरिक राजनीति पर उंगली उठाई है। रोहिणी का दावा है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव और रमीज खान का इतना दबदबा है कि उनका नाम लेते ही पार्टी नेता डर जाते हैं और उनका कहना है कि नाम लो और चप्पल खाओ जैसी स्थिति बन गई है। मेरा कोई परिवार नहीं है, इन लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। चाणक्य से पूछिए, संजय यादव, तेजस्वी से पूछिए, वो ही लोग मुझे परिवार से निकाले हैं। दुनिया पूछ रही है पार्टी की ऐसी हालत क्यों है, लेकिन सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, कुछ कहो तो चप्पल से पिटवाया जाएगा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद राष्ट्रीय जनता दल में उथल-पुथल मच गई है। आरजेडी की करारी हार के ठीक 24 घंटे बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से संबंध विच्छेद करने का ऐलान किया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी और इस फैसले के लिए तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज खान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं राजनीति छोड़ रही, मैं परिवार से नाता तोड़ रही। संजय यादव, रमीज ने मुझे यही करने को कहा था। ये कदम संजय यादव, रमीज के दबाव में उठाया। मैं सारा दोष अपने ऊपर लिया। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर सीधा हमला बोला। इससे पहले भी लालू परिवार के कई सदस्य संजय पर पार्टी के टिकट बंटवारे, आंतरिक फैसलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने का आरोप लगा चुके हैं। तेज प्रताप को संजय को जयचंद तक कह चुके हैं और दावा करते हैं कि परिवार से उनकी दूरी की वजह वही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। क्रिकेट के मैदान में तेजस्वी से दोस्ती। 2012 में आरजेडी से जुड़े संजय यादव, आरजेडी को नई पहचान दिलाने में भूमिका रही। 2024 में तेजस्वी ने राज्यसभा भेजा। आरजेडी के सबसे बड़े राजनीतिक कार हैं संजय यादव। अब आपको बताते हैं कि रमीज कौन है, जिन पर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए हैं। यूपी के बलरामपुर में रहने वाले हैं। क्रिकेट के दिनों से तेजस्वी के दोस्त हैं। 2016 में आरजेडी से जुड़े रमीज फिलहाल तेजस्वी के दफ्तर से जुड़े हुए हैं। पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद भी हैं। डॉक्टर से नेता बनी रोहिणी ने 2024 लोकसभा चुनाव में सारण सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वे बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी से हार गए। इसके बाद ही उनका परिवार और पार्टी से दूरी बढ़ता दिख रहा था। चुनाव से कई महीने पहले ही उन्होंने आरजेडी, लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया था। उनके लगातार भावुक और संकेत भरे पोस्ट से साफ था कि परिवार के भीतर खींचतान बढ़ चुकी है। 1 जून 1979 पटना में जन्म हुआ रोहिणी का। लालू राबड़ी की दूसरी सबसे बड़ी बेटी है। पेशे से डॉक्टर, राजनीति में सक्रिय रही है। दिसंबर 2022 में पिता लालू को किडनी दी थी। अप्रैल 2024 में आरजेडी में शामिल हुई। सारण से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा था। पिता लालू के दोस्त के बेटे से शादी हुई। कुछ दिन पहले पिता भाई पार्टी को सोशल मीडिया से अनफॉलो किया। अब पार्टी और परिवार से नाता तोड़ा।
वहीं इस मामले पर भाई तेज प्रताप अपनी बहन के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। का नाम रहेगा सुनहरा अक्षर से हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बीजेपी ने भी इस विवाद का फायदा उठाते हुए आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, लालू यादव की वही बेटी जिसने उन्हें किडनी देकर जीवन दान दिया, आज वही परिवार और पार्टी से दूर हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को अलग किया गया और अब बेटी रोहिणी भी परिवार से दूरी बना रही है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी परिवार भीतरघात और बिहार को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रभाव का शिकार हुआ है। एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी, आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है। रोहिणी आचार्य, सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं, लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए। इसके साथ ही बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आरजेडी बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं हैं। के परिवार का मामला है, छोटी है, मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया है। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अनुरोध किया और कहा, परिवार को बिखरना नहीं चाहिए। ये पूरा लालू यादव जी के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है और इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय राबड़ी जी को, इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है। आरजेडी हमेशा से यादव परिवार की एकता और नेतृत्व पर टिकी रही है, लेकिन अब परिवार का ही एक अहम सदस्य खुलकर कह रहा है कि वह पार्टी के भीतर की राजनीति से आहत है और इतना आहत है कि परिवार तक से दूरी बनाने पर मजबूर हो गए। लालू यादव ने कुछ महीनों पहले तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया, जब उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते की बात सार्वजनिक की। अब रोहिणी आचार्य के उनके परिवार से दूरी की घोषणा के बाद ये विवाद और गहरा हो गया है। लालू परिवार में फूट बढ़ती जा रही है और लोग इसे परिवार युद्ध कहने लगे हैं। आरजेडी की अंदरूनी राजनीति को पूरी तरह हिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फैसले पर अब क्या कुछ तेजस्वी या बाकी परिवार वालों की तरफ से कहा जाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है।